नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। हालांकि रहीम जी ने अपने दोहे की ये लाइनें पानी के उस महत्व को लेकर के नहीं लिखी थी जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। पानी के बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। राजस्थान, जिसकी पहचान एक कम पानी वाले प्रदेश की है, यहां पर पानी का महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। विकास की अंधी दौड़ में संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और उनकी दोबारा रिचार्जिंग के प्रति पूरी तरह से उदासीनता दिखाई देती है और जल संकट इसी का बड़ा कारण है। लेकिन देर अभी भी नहीं हुई है। हम कुछ तो कर ही सकते हैं और सब मिलकर के अगर इच्छा शक्ति के साथ कोई काम करें तो उसका नतीजा निकलता ही है। लोगों की आवाज प्रशासन तक पहुंचाने के लिए 30 मई से न्यूज़ 18 राजस्थान ने एक मुहिम चलाई और इसी दौरान हमने जल संकट की खबरें दिखाई जिनका प्रशासन ने संज्ञान लिया। इसके साथ ही आम लोगों ने भी हमारी बात को समझा और जल संरक्षण के प्रति लोग जागरूक हुए। आज हमारी इस मुहिम का समापन हो रहा है, लेकिन यह मंजिल नहीं है। मंजिल तभी हासिल होगी जब सभी लोग जल संरक्षण के लिए जी जान से कोशिश करेंगे। जल संरक्षण को लेकर के और क्या किया जा सकता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे और मेहमानों से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए एक खास रिपोर्ट। न्यूज़ 18 राजस्थान की मुहिम का समापन। जल संकट की हर खबर पर रही नजर। न्यूज़ 18 राजस्थान बना आम आदमी की आवाज। जल संकट की समस्या पर जिम्मेदारों ने लिया संज्ञान। पानी है अनमोल, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन पानी को बचाने और संरक्षण पर ध्यान नहीं देते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान ने 30 मई को पानी है अनमोल मुहिम शुरू की थी। इस मुहिम में हमने प्रदेश के हर इलाके की जल संकट की खबरें दिखाई। इससे प्रशासन एक्शन में आया और लोगों की समस्याएं हल हुई। इस खास मुहिम में न्यूज़ 18 राजस्थान आम आदमी की आवाज बना। हमने पानी की किल्लत से लेकर सप्लाई में गफलत और लोगों की परेशानी की हर आवाज को बुलंद किया। लोगों से जल संरक्षण की अपील भी की। राजस्थान जो देश का सबसे बड़ा और कम पानी वाला राज्य है, यहां पानी की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। राजस्थान में भूजल सिर्फ 1% है, जो एक बड़ी चुनौती है। यहां साल भर बहने वाली महज 2 नदियां हैं। बड़ा इलाका रेगिस्तानी है। 7 करोड़ की आबादी को पार करते जा रहे राजस्थान में पानी की चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है और 70% जलापूर्ति के स्रोत ड्राई जोन के दायरे में आते जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर पानी की उपलब्धता अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। पानी का 500 रुपये लेता है वो टैंकर। एक टैंकर का कितने टैंकर आते हैं? 3 टैंकर आते हैं हमारे। टैंक वाला गेट है, टैंक वाला को कहते हैं टैंक वाला नहीं आ रहा। टैंक वाला को कहते हैं टैंक वाला नहीं आ रहा। 2-2 दिन पानी बिना बैठे रहते हैं। ना पानी ना कुछ सुना ही नहीं है। पानी का पीने के लिए तरस रहे। 9 10 जने। राजस्थान में करीब 7 करोड़ की आबादी है। जल संकट के मामले में राजस्थान पूरे देश का सबसे संकटग्रस्त राज्य है। राज्य में भौगोलिक हालात के कारण शुरू से ही जल संकट एक बड़ी समस्या रहा है। राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष पानी की उपलब्धता 640 घन मीटर ही है, जबकि देश में ये 1700 घन मीटर और विश्व में 2000 घन मीटर है। राजस्थान में देश की कुल जनसंख्या का 5.5 तथा देश के कुल पशुधन का भी 18.70% है। जल की अत्यधिक आवश्यकता और सतही जल की कम उपलब्धता के कारण प्रदेश में भूजल का औसतन दोहन 135% है। राज्य में सरकार की नई जल नीति की तैयारी है कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति 70 लीटर जलापूर्ति की जाए। इस हिसाब से 7 करोड़ की आबादी को रोजाना 500 करोड़ लीटर की जरूरत होगी, जबकि पशुधन और सिंचाई की जरूरत इससे अलग है और उसमें जल संसाधन का दोहन भी ज्यादा है। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के मुताबिक
राज्य में अब तक 37,126.90 करोड़ रुपए की लागत से 127 बड़ी पेयजल परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। पानी तो जो प्रकृति देती है वही पानी हमारे पास मौजूद है। इसलिए हम ये कहते हैं कि पानी की बचत ही पानी का, जल की बचत ही जल का उत्पादन। जो पैदा आप कर नहीं सकते तो जो बचा रहे हैं वही उत्पादन है। इसलिए जल बचाएं, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। मैं आपकी इस मुहिम का समर्थन करता हूं। प्रदेश की 7 करोड़ जनता को रोजाना 500 करोड़ लीटर पानी की जरूरत है। चंबल नदी, इंदिरा गांधी नहर और भूजल पानी के मुख्य स्रोत हैं। प्रदेश में लगातार भूजल स्तर घट रहा है। सतही जल और भूजल की गुणवत्ता भी सेहत के लिए ठीक नहीं। प्रतिवर्ष 2000 घन मीटर प्रति व्यक्ति विश्व में जल उपलब्धता है। देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता औसत 1700 घन मीटर प्रति वर्ष है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता औसत 640 है। केंद्र का लक्ष्य जल जीवन मिशन से 2024 से पहले हर घर में जल हो। राजस्थान में अब तक 20 लाख लोगों को दिए घरों को जल कनेक्शन। अगले वित्तीय वर्ष में 30 लाख लोगों को मिलेगा जल कनेक्शन। 2024 तक बचे 52 लाख घरों में कनेक्शन पहुंचाने का मिशन। राजस्थान में 127 योजनाओं से जल संकट पर काबू पाने की कोशिश। राजस्थान में देश की कुल जनसंख्या का 5.5% पशुधन। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने न्यूज 18 की मुहिम की तारीफ की है। खाचरियावास ने कहा कि जल है तो जीवन है। इस बात को हम जितना जल्दी समझेंगे उतना मानवता के लिए बेहतर होगा। नो डाउट आपकी मुहिम बहुत अच्छी है और इस वक्त पानी की कीमत राजस्थान नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। सबसे कम पानी राजस्थान में है और बरसात का पानी इकट्ठा करके पहले हर घर में पानी से काम चलाते थे साल भर तक। आज लोगों में नई फैशन आ गई, मेरे घर के दीवार तक रोड मिला दो भाई साहब, कच्चा बिल्कुल नहीं छोड़ते, पानी जमीन में जाएगा नहीं तो आएगा कहाँ से। वाटर हार्वेस्टिंग की पॉलिसी कांग्रेस लेकर आई 2008 से 13 के काल में। वाटर हार्वेस्टिंग लोग घर में करते नहीं है। पानी को बचाएंगे तो ही बरसात का जो पानी हम बचा लेंगे, उसको इकट्ठा कर लेंगे तो आप मानकर चलिए हमारा जीवन बच जाएगा। आज पानी की किल्लत से हर कोई परेशान है। इसका कारण है कि लोग पानी बचाने पर ध्यान नहीं देते हैं। जल की महत्ता को हमने पानी है अनमोल मुहिम के तहत उठाया, जिससे जागरूकता बढ़ी। वहीं प्रशासन का भी अच्छा सहयोग मिला। अरबाज अहमद, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो पानी है अनमोल मुहिम हमने चलाई और हम शुक्रगुजार हैं प्रदेश की जनता के कि न्यूज 18 परिवार की इस मुहिम का जनता ने साथ दिया। राजस्थान के करीब 7 करोड़ की आबादी ने इस मुहिम को समझा, जागरूकता बढ़ी और उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में भी ये लगातार बरकरार रहेगी। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है मेहमानों का, उससे मैं आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ विनोद शाह जी हैं, रिटायर्ड अतिरिक्त सचिव हैं जल संसाधन मंत्रालय के राजस्थान के, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं दीपेश माचुवाल जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं काजरी के जोधपुर से, और साथ ही हमारे साथ हैं ज्योति प्रसाद दादीच, प्रोग्राम ऑफिसर हैं CSC दिल्ली से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सभी से विनोद जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करेंगे। एक मुहिम न्यूज 18 राजस्थान ने और न्यूज 18 परिवार ने ये जो चलाई, आम जनता में इसका असर भी देखने को मिला, लेकिन क्या आप सोचते हैं किस तरीके से कि राजस्थान जो देश में जहां पर सबसे कम पानी है वहां पर क्या किया जाना चाहिए? हालांकि पानी का महत्व तो हम हमेशा से समझते आ रहे हैं, लेकिन आखिर क्या जरूरत है कि हम किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ें? आप लोगों ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है और हम उम्मीद करते हैं कि प्रतिवर्ष आप इसी प्रकार की मुहिम राजस्थान में चलाएंगे। राजस्थान वासियों से अधिक पानी का मूल्य कोई समझता नहीं है। राजस्थान में सालों से हमारे एक परंपरा रही है पानी का संग्रहण करने की, लेकिन धीरे धीरे आज़ादी के बाद में लोगों की निर्भरता सरकारों पे बढ़ गई और जो पानी के पारंपरिक स्रोतों की तरफ थोड़ा सा उदासीन रवैया हमारे नागरिकों को हो गया। तो आप लोगों ने जो मुहिम चलाई है जनता को जगाने की, ये बहुत अच्छी प्रयास है। लेकिन साथ ही हमको अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखना है तो राजस्थान का जो जल की उपलब्धता बहुत कम है। जैसा कि आपने बताया 640 क्यूबिक मीटर ही
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता है, जी। ये जल की उपलब्धता 2030 तक आके 430 ही रह जाएगी। और 2050 और 2060 की अगर स्थिति को अगर आप आज की डेट में, आज की तारीख में सरकारें अगर नहीं समझेंगी और जल की एक एक बूंद का संग्रहण नहीं करेंगे तो आने वाली स्थिति बहुत भयावह है। क्योंकि 7 करोड़ की जनता भी राजस्थान में है, आगे आने वाले टाइम में जनसंख्या में और वृद्धि होगी, पानी में उत्तरोत्तर कमी होगी और जलवायु परिवर्तन के कारण वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से पानी में और कमी है। और जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, और राजस्थान में जैसा कि आपने बताया न्यूज़ में कि 2 ही नदियां हैं, चंबल और माही, जी। तो राजस्थान को सबसे पहले तो जल को प्रथम वरीयता पर लेकर राज्य की सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने की एक बहुत बड़ी कमी अभी भी लग रही है और ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से अभी भी इसको नहीं लिया जा रहा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि माही का जो हमारा डैम है उसमें हम आज की तारीख में 1966 के एग्रीमेंट से गुजरात से अपना पानी वापस ले सकते हैं। उनको हमें शेयर कॉस्ट देनी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जब हमारा कमांड नर्मदा में शिफ्ट हो जाएगा तो आप इस पानी को यूज़ कर सकते हैं, और वो पानी की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार चंबल में लाखों लीटर, अरबों लीटर पानी बह के निकल जाता है। हमारी योजनाएं जो हैं केंद्र सरकार में लंबित पड़ी रहती हैं, उनको निकल नहीं रही हैं। ये योजनाएं क्रियान्वयन हो, उसके बाद जल संग्रहण के लिए प्रत्येक नागरिक और जो हमारी सिविक बॉडीज़ हैं जो कि पूरे रास्तों को पक्का करती जा रही है और कहीं पे भी पानी सोखने की जगह नहीं है, उसका परिणाम ये है कि 295 ब्लॉक में से हमारे 30 ब्लॉक ही अब सुरक्षित कहे जा सकते हैं, बाकी सारे के सारे क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल की कैटेगरी पे आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमको 70 लीटर प्रति व्यक्ति पानी भी मुहैया कराना आगे आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमें सभी संभव प्रयास करने चाहिए। पड़ोसी राज्यों से भी पानी का जो हमारा आवंटन है उसको पूरा लें। जी। पानी की जो बरसात हो रही है, बरसात का एक एक बूंद का संग्रहण किया जाए। पानी के अंदर जितने भी हमारे ये सीवरेज है और जो दूसरी जो पानी का हम यूज़ करते हैं उसका रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी है। जी। इसके अलावा आज से 7-8 साल पहले मैंने पीने के पानी के लिए एक बहुत ही दूरदर्शी योजना सरकार को प्रस्तुत की थी कि हम क्यों नहीं रन ऑफ कच्छ से पानी लाके सांचो और जालोर के पास में एक भवरासा गांव है, वहाँ तक एक फीडर चैनल बनाएं। और जैसा मिडिल ईस्ट में सब जगह हो रहा है, समुद्र के पानी का दोहन करके उसको हमें प्यूरिफाई करके और यूज करना पड़ेगा। कीमत चाहे जो भी आए, पानी की कोई कीमत नहीं होगी आने वाले समय में। बिल्कुल। आज आप 20 लीटर आपके पास वापस आता हूं। आखिर सरकारों की भूमिका किस तरीके से और बढ़नी चाहिए उस पर मैं जानूंगा आपकी राय को। बहरहाल बाकी मेहमानों से भी एक एक कमेंट हम ले लें। दीपेश माचीवाल जी, आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं काजरी के, और ऐसे में आप बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को भी समझा सकते हैं और बाकी के लोगों को भी कि आखिर पानी का महत्व कैसे हम जाने, कैसे इसे बचाएं। बहरहाल हम आपको ये बताएं कि न्यूज़ 18 की तरफ से एक मुहिम पानी है अनमोल चलाई गई। लोगों को जागरूक किया गया, उन इलाकों को चिन्हित किया गया जहां पर पानी की कमी से लोग जूझ रहे हैं, उनकी हकीकत जनता को दिखाई गई। प्रदेश के लोगों ने इसे सराहा भी और साथ ही साथ इसे जागरूकता का एक संदेश भी हमने दिया। लेकिन क्या ये सब काफी है? सरकारों की भूमिका, आम आदमी की भूमिका, आप जैसे जो लोग, इससे तमाम लोग जुड़े हुए हैं, उनकी भूमिका किस तरीके से होनी चाहिए? कैसे आप देख रहे हैं पानी की समस्या? 5.7% इसकी जनसंख्या राजस्थान में है, लेकिन देश का लगभग 1.16% सतही जल और लगभग 1.70% भूजल राजस्थान में है। तो हम समझ सकते हैं कि जनसंख्या और एक बड़े भूभाग को की जो डिमांड है, जो उसकी पानी की मांग है, उसको पूरा करने के लिए हमारे पास में जो हमारे जल के स्रोत है वो बहुत ही कम है। इसका मुख्य कारण है यहाँ बहुत ही कम बारिश का होना। अगर हम देखें, लगभग 250 से 450 मिलीमीटर तक की बारिश हमको एक साल में यहाँ पर मिलती है। तो इस कम बारिश वर्षा के चलते वर्षा जल का संचयन या संग्रहण, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमने ऐसा देखा है कि साधारणतया बहुत सारे ऐसे मेथड है जिसके थ्रू
हम लोग जी दिपेश जी, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, जो है मैं वापस से आपके पास आता हूँ। ज्योति प्रसाद जी, मैं एक कमेंट आपसे चाहता हूँ कि दरअसल जो बात देखिए विनोद शाह जी बता रहे और जो माचीवाल जी कह रहे हैं कि पानी की समस्या बड़ी गंभीर है और इसको हमें समझना चाहिए। ज्योति जी, आप कैसे देख पा रहे हैं पानी की समस्या को? जी नमस्कार सभी को। अगर हम जल संरक्षण के संदर्भ में राजस्थान के इतिहास को अगर देखें, मेरी आवाज आ पा रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। ओके। जल संरक्षण के संदर्भ में अगर हम राजस्थान के इतिहास को देखें तो हमारे पूर्वजों ने बहुत ही प्रेरणादायक कार्य किए थे और उन्होंने कुछ परंपरागत जो तकनीकों से हमें ये सिखाया कि जल को कैसे संचय किया जाए और उसको कैसे पुनरुपयोग किया जाए, ताकि हम निजी जीवन में जो जल का हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। बट टाइम के साथ में हम उन परंपरागत जो तकनीकों को कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। तो करंटली जो हमारा वर्तमान में जो हम प्रोसेस या अप्रोच जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो सेंट्रलाइज है, पूरा केंद्रीकृत मतलब जो अप्रोच है उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं। पानी पीने के लिए जो चाहिए उसको पहले तो पूर्व से लेके आते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, फिर जब वो वेस्ट वाटर या यूज वाटर बन जाता है तो हम करके वापस शहर से बाहर ले जा करके उसको हमारे जल में डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये अप्रोच में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। हेलो, हाँ बोलिए। हम कहीं सेंट्रलाइज तरीके से जल को संरक्षित करके उसको पुनरुपयोग करना है। हमारा घर से जो यूज वाटर है, वेस्ट वाटर, उसको हमें लोकली मतलब कैसे हमें करके इसको रीयूज पद्धति को करना है। तो इसी से दो लाइन बोलना होगा कि 21वीं का जल संकट जूझ रहा है, 21वीं के साथ जल संचय हो ध्येय, जल संचय ही नारा। जी सर। बिल्कुल ज्योति जी, मैं वापस आता हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें जागरूक इस बात को लेकर के होना बेहद जरूरी है कि हम संरक्षण कैसे करें पानी का। संचित जल जो है वो ही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। दीपेश जी, आप जो बात बता रहे थे उसको पूरा कीजिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमको जो परंपरागत तरीकों की जो बात की अभी साथी प्रवक्ता ने, तो उसके साथ साथ हमें पानी के नए तरीकों की तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है वर्ष 2002 के बाद में राजस्थान में वर्षा की मात्रा बढ़ी है और उसका मेन कारण है यहाँ जो वर्षा की तीव्रता है वो काफ़ी अधिक बढ़ी है। उसके चलते हमें एक या दो ही ऐसे बारिश के स्टॉर्म मिलते हैं जिसमें एक बड़ी मात्रा पानी की हमारे सामने आ जाती है, उपलब्ध होती है। अगर हमने उस मात्रा को संरक्षित कर लिया तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान का जल संकट कहीं हद तक दूर हो सकता है। हमारे संस्थान में हमने ऐसे पौंड बनाए हैं, ऐसे तालाब बनाए हैं जिसमें हमने पिछले 2 दिन की जो बारिश थी, मैं हाल की बात कर रहा हूँ, पिछले 2 दिन की जो बारिश थी उससे हमने एक बड़ी मात्रा में जल को संग्रहित किया और हमने ये देखा है कि बड़ी आसानी से वो जल भूमि के नीचे समाहित हो गया। तो उससे हमें ये पता चला कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में जहाँ पर हम देखते हैं कि शुष्क क्षेत्र स्थित है, वहाँ पर भूमिगत जल रिचार्ज की जो संभावना है वो काफ़ी अधिक है, क्योंकि यहाँ पर सैंडी सॉइल, जिसको हम कहते हैं रेत या बालू मिट्टी, वो अधिक मात्रा में विद्यमान है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, आजकल वाटर फुटप्रिंट या जल पदचिन्हों की काफ़ी बात होती है। अगर प्रत्येक व्यक्ति ये बिल्कुल निश्चित कर ले कि उसे अपने वाटर फुटप्रिंट्स को कम करना है, मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह से हम लोग चलेंगे तो हम लोग जो जल है उसको संरक्षित करेंगे, उसको बचाएंगे, और जल को बचाना भी उसका संचयन ही है। तो अगर हम किसी तरह से भी जल को बचा लेते हैं, जल का संचयन करते हैं, वो जल का संरक्षण ही है। आज देखिए हम लोग जो कपड़े पहन रखे हैं, इसके निर्माण में कितना पानी लगा, जो शूज या जो जूते वगैरह हम लोग पहनते हैं, जो भी चीज़ों का हम लोग उपभोग कर रहे हैं, उसके पीछे कितना पानी व्यर्थ हुआ है। अगर हम ये सब चीज़ों पर ध्यान देंगे, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से राजस्थान एक पानी से समृद्ध राज्य की श्रेणी में आएगा।
दीपेश जी, मैं बात करूं आप जिस agriculture तरीके की। से काजरी के तहत काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आखिरकार लोग इस बात को समझें कि कैसे देखिए तमाम चाहे वो फसलों की हम बात करें, कम पानी वाली चीजें और जो हम पैदावार लेकर के पानी के को बचा सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। विनोद शाह साहब, मैं उससे पहले आपके पास आना चाहता हूं। दरअसल आपने सरकार की कोशिशों को बड़ा करीब से देखा है जब आप पूरे जल संसाधन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रहे हैं, वहां की नीतियों को देखा है। क्या उसमें सुधार की जरूरत है? क्या सरकारों ने इतनी गंभीरता से अभी तक इस मसले को नहीं लिया जितना लेना चाहिए था? और आखिर जो सरकारों के प्रयास और ज्यादा बेहतर कैसे हो सकते हैं? जी, सरकारों में मेरा काफ़ी लंबा अनुभव है सरकार में रहने का, और अगर प्रथम योजना से लगा के आज के दिन की बात करें तो पानी के ऊपर धीरे धीरे सरकारों का रुझान और इन्वेस्टमेंट कम होता चला गया। और यही सोच के हमने आज से 8 साल पहले ERCP बनाई थी कि भाई हम कम पानी जो कि 2 दिन या 3 दिन में बरसता है उसका संग्रहण कर लें। लेकिन उस चीज़ को ना तो भारत सरकार को समझा पा रहे हैं राजस्थान सरकार उस पर भारत सरकार समझ पा रही है। तो सरकारों को चाहिए कि जल जीवन मिशन, जल संसाधन, भूजल और जो सिविक बॉडीज़ हैं, जो भी जल के उपयोग की एजेंसीज हैं, उनका एक सम्मिलित और इंटीग्रेटेड रूप जो है वो आज तक डेवलप नहीं हो पाया है। सब अपनी डबली अपना राग के हिसाब से चल रहे हैं। आज सीवरेज का इतना ज़बरदस्त क्वांटम ऑफ वाटर है जिसको कि हमें यूज़ करना चाहिए वापस। इसका ताज़ा उदाहरण आपको नदी है ही अपनी जयपुर में जो बनी हुई है, आज भी खाली पड़ी है। सोचा ये गया था कि सीवरेज के वाटर से इसको भरेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया पूरा। तो जब इस तरह की योजनाएं सरकार अधूरा रह गया, वो प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं कर पाए। सरकार बदलते इस तरह के प्रोजेक्ट जो है अब वो बीच में रह जाते हैं और उसका खामियाजा तो आम जनता को भुगतना पड़ता है। उससे तो इसकी राय नहीं ली गई जी, ये हालत है। तो सरकारों को जल को प्रथम प्राथमिकता पे लाना पड़ेगा, जल यात्राएं निकालनी पड़ेंगी। हमारे 45,000 गांव हैं, उसमें लगभग मेरा अनुमान है कि 45,000 गांव के तालाब भी हैं। तालाब है या टाँके हैं या जो भी चीजें हैं, उनको 5 साल के पीरियड में एक सरकार चाहे तो मुहिम बना के क्यों नहीं कर सकती। ये मैंने सुझाव भी दिए सरकार को, मेरे सेवानिवृत्ति के बाद भी भेजा। मेरे पास तो कोई आज तक जवाब आया नहीं कि 45,000 गांव में जो हमारे गांव के जो तालाब है छोटे छोटे, उनको संग्रहण के लिए तैयार करो। जैसा हमारे काजरी के साइंटिस्ट महोदय ने बताया कि अगर 2 दिन 3 दिन की बारिश का उसमें संग्रहण करोगे तो भूजल में बढ़ावा होगा। भूजल निकाल पारंपरिक स्रोत है, देखिए हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। चाहे वो तालाब हो, बावड़ी हो, उनका पुनरुद्धार हम कर सकते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तरीके से जो जल संचय किया जाता था पहले भी, वो है हम सदियों से करते आ रहे हैं, राजस्थान के लोग खासकर, क्योंकि ये शुरुआत से ही जो इस तरह की स्थितियां हमने समझी हैं। और ख़ास तौर पर देखिए काजरी तो इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं तारीफ भी करना चाहूँगा। वहीं अगर हम रेगिस्तानी इलाकों की बात करें तो शाह साहब आप तो जानते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से लोग समझते हैं पानी का महत्व और कितने कितने किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था लोगों को। आज भी कई इलाके, इजराइल का उदाहरण ले सकते हैं अपन जी। इजराइल को देखिए, इजराइल इतने कम पानी में इतना संपन्न देश हो गया है जी। ज्योति प्रसाद जी, हमारे पास तो उनसे ज्यादा। जी बिल्कुल, ज्योति प्रसाद जी, हम चाहते हैं कि क्या इस तरह की योजनाएं हो जिससे आम लोग जागरूक हो सके। क्या ऐसा किया जाए पानी को लेकर के महत्व आम लोगों के समझ में आए? सरकारों के जरिए क्या प्रोग्राम इस तरह के चलाए जा सकते हैं, उस पर मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप बताएं हमें। सर इसमें सबसे पहले तो पब्लिक की अवेयरनेस के लिए हमें कैंपेन्स वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। सरकारें जैसे कुछ कैंपेन ऑलरेडी चला रही है, जैसे एक कैच द रेन उल्टा छाता करके एक कैंपेन चलाया गया जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कंजर्वेशन उसको लेके मतलब अवेयर करता है जनता को। वैसे ही अभी अमृत योजना में अमृत सरोवर करके एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें कि हमारे जो एंशिएंट वाटर बॉडीज है जो एग्जिस्टिंग, उनको मतलब रेजुविनेट करना है। तो उसमें जो पॉल्यूशन लोड है, जो वेस्ट वाटर या वो आके हमारा उसको प्रदूषित करता है, उसको मतलब उचित रूप से ट्रीटमेंट उपचारित करके उसको मतलब वापस रिचार्ज किया जाए। तो इसी हिसाब से हमें कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे एक WSUDP कंसेप्ट है
वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन एंड प्लानिंग। आजकल शहरों में क्या होता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन हम वाटर रिसोर्सेज जो हमारे एग्जिस्टिंग जो पारंपरिक स्रोत है उनको हम नष्ट करते जा रहे हैं, उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं जी। तो उनको कैसे मतलब सुदृढ़ तरीके से उनको बनाए रखना और उनको मतलब रेजुविनेट कर सकते हैं। जैसे 2016 में जल स्वावलंबन योजना आई, उसका इफेक्ट अच्छा रहा था। उसमें जो हमारे एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज के जो है उनको मतलब हम वापस रेजुविनेट कर रहे थे, जैसे बावड़ीज है हमारा, या बिल्कुल उसी की हम बात कर रहे थे कि पारंपरिक जो हमारे जल स्रोत है उनको भी हमें बचाने की बहुत जरूरत है। दीपेश जी, आखिर में मैं चाहूंगा कि काजरी की तरफ से आखिर क्या एक संदेश आप राजस्थान की जनता को देना चाहते हैं कि कैसे हम लोग इस जल के महत्व को और ज्यादा समझें। और यह भी सामने आया कि सरकारें जो बनाती हैं, प्रोग्राम्स बनाती है, वो धरातल तक नहीं पहुंच पाते, आम लोगों के समझ में भी नहीं आते हैं कई बार। तो देखिए, पहले तो मैं बात करना चाहूंगा फसल की। आपने पिछली वार्ता में ये बिंदु उठाया था जी। अभी राजस्थान में क्या हो रहा है, कुछ ऐसी फसलों को लेना शुरू कर दिया है किसानों ने जिसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है, जैसे गन्ना, कपास, अरंडी, धान। इवन मैंने देखा है धान भी काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पर लेने लगे हैं। हमें ऐसी फसलों को नहीं लेना चाहिए, लेकिन किसान अपने निजी स्वार्थ के कारण या और किसी कारण से ऐसी फसलों को ले रहा है। और इन क्षेत्रों का इन फसलों का जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। मैं समझता हूँ कि अगर हमें अपना जो पानी है इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है तो हमें हमारी मूल रूप से जो उगने वाली फसलें थी, जैसे मोठ, बाजरा, जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी कम थी, ऐसी फसलों के ऊपर शिफ्ट होने की आवश्यकता है। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा, जैसे हम लोग बार बार कह रहे हैं कि पारंपरिक जल स्रोत जो थे, मैं बताना चाहूँगा पश्चिमी राजस्थान में खड़ीन सिस्टम जो जोहर थे, ये सभी जो सिस्टम है, या जैसे काजी ने अपना एक वो डिजाइन किया है टाका भी, तो इस तरह के जो सिस्टम है जिससे हम लोग कहेंगे प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, हमें वापस उसके ऊपर शिफ्ट होने की आवश्यकता है। तो मैसेज मेरा अल्टीमेटली यही रहेगा कि हम हर व्यक्ति को अपने आसपास में जितना भी जल उपलब्ध है उसकी मात्रा का एक आकलन करना चाहिए। जितनी भी बारिश होती है, कितनी बारिश हुई, मेरे कुएं में कितना पानी है, मैं कितना पानी यूज करता हूं, तो अपनी आवश्यकता और अपनी उपलब्धता दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने वाटर फुटप्रिंट्स को हमें कम करना चाहिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति ऐसा मानेगा, इस पथ के ऊपर चलेगा, मैं समझता हूं कि राजस्थान एक जल समृद्ध राज्य बन सकता है। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 70% जलापूर्ति के हमारे जो स्रोत हैं वो ड्राई जोन में आ गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि कई जगहों पर कुएं बंद हो गए हैं, वहां पर पानी निकलना बंद हो गया है। इसके बावजूद भी हम नीचे से नीचे और तक गहरा करते जा रहे हैं बोरिंग के जरिए, वहां पर भी सब कुछ फ्लॉप हो रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही पैदा हो रही है कि आखिरकार पेयजल की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। और जो फसलों को लेकर के आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की जनता इस बात को समझेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। शाह साहब आपका भी, और हमारे साथ दीपेश माचीवाल जी आप भी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। ज्योति प्रसाद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के राजस्थान इस बात को समझ रहा है, लेकिन सरकारों में भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। लोगों को सहयोग किया जाए, लोगों को और ज्यादा बताया जाए। यही पानी अनमोल हमारी जो लगातार मुहिम है रही है, इसको लोग भी अब आगे बढ़ाएंगे, ये उम्मीद। और इसी उम्मीद के साथ मुझे आप अनुमति दीजिए, आप पानी बचाएंगे और भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। नमस्कार।